तो आज इस संडे रिलीज हुए हैं टोटल 3 चैप्टर्स, जिसमें कि मैंने 2 चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया है। और मैं इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले ये मान के चल रहा हूँ कि आपने उन दोनों चैप्टर्स को देख लिया है। तो चलिए बिना किसी रुकावट के आज के इस फाइनल चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग शराब की बोतल उठाए हुए बाइली जिंगवी मतलब कि प्राइम मिनिस्टर से बोलता है, मेरी रुचि तो सिर्फ किताबों, सुंदर चित्रकारी और अच्छी शराब में है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर जी अकेले ही जाकर वहां का आनंद ले सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर चालाकी से मुस्कुराते हुए डॉन किंगसन को जवाब देता है कि कितने अफसोस की बात है आप मेरे साथ नहीं आ रहे हैं। आखिर किताबें और चित्रकारी भी तो प्रकृति के अद्भुत चमत्कारों से जुड़ी हुई हैं। और इतना बोलने के बाद प्राइम मिनिस्टर कमरे से बाहर निकल जाता है और बस दरवाजा जोर से बंद करने की आवाज आती है। प्राइम मिनिस्टर के जाने के बाद सेंगवान फ्यून गुस्से में ब्रदर डॉन से बोलता है, ब्रदर डॉन क्या आपने वो सब देखा जो भी यहाँ पर हुआ है? जरा देखो कि बाइली जिंगवी और स्वयं इंपीरियल कैपिटल के लोग दिखावा करने के लिए हमारा कितना आदर सत्कार करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने हमारे चारों तरफ कितने सारे जासूस तैनात कर रखे हैं ताकि यहाँ पर अगर कोई एक छोटी से भी छोटी घटना हो तो उसके खबर अगले ही पल इंपीरियल कैपिटल तक पहुंच जाए। और इतना सब करने के बाद भी जरा देखो वो हमें 9 स्वॉर्ड किंग्स कहकर पुकारते हैं, वो भी इतने गर्व के साथ, जबकि वास्तव में हमारी हैसियत फौज के आम जनरल से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और फिर डॉन किंगसन सेंगवान फ्यून से बोलता है, यहाँ चाहे कितने भी जासूस क्यों ना तैनात हों, जब तक मैं इस जगह को पूरी तरह सुरक्षित रखता हूँ तब तक मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो सेंगवान फ्यून हैरानी और शंका से ब्रदर डॉन को देखता है और बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप भी एक आदर्शवादी इंसान निकलेंगे जो काल्पनिक उटोपिया बनाने का सपना देख रहा है। और फिर सेंगवान फ्यून अपना असली मकसद बताता है और बोलता है, मैं इनविंसिबल स्वॉर्ड के पीछे महज स्वॉर्ड किंग जैसे एक बेकार और बेमतलब टाइटल को हासिल करने के लिए नहीं चला था, बल्कि सबसे ताकतवर शख्स के बगल में खड़े होकर अपने स्वयं का एक साम्राज्य हासिल करने के लिए आया था। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं सोरिंग ड्रैगन को खुद विल्ड करूंगा और पूरे ईस्टरलैंड्स पर अकेले ही राज करूंगा। तो डॉन किंगसन हल्का सा मुस्कुराता है और सेंगवान फ्यून का मजाक उड़ाता है और बोलता है, ईस्टरलैंड्स का असली शासक, अपने मन में ऐसी झूठी कल्पनाओं को जगह मत दो। वो दिन जरूर आएगा जब ये पूरी दुनिया स्वॉर्ड स्टार एम्पायर के कब्जे में होगी, लेकिन उस वक्त हम महज किसी एक छोटे से इलाके के गवर्नर बनकर रह जाएंगे, कोई आज़ाद शख्स नहीं। तो सेंगवान फ्यून गुस्से से लाल होकर ब्रदर डॉन पर चिल्लाता है और बोलता है, वो गुलाम तुम बनोगे, मैं नहीं, मैं कभी किसी का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं बिल्कुल भी ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं करूंगा। और ये सब यह दिखाता है कि सेंगवान फ्यून अपने अकेले ईस्टरलैंड्स पर राज करने के लिए कितना ज्यादा दृढ़ संकल्प है। और फिर अगला सीन हम लोग एक जंगल का देखते हैं जहाँ पर पेड़ों पर चलने या फिर जंप करने की आवाज आती है। जंगल के घने पेड़ों के बीच पत्तियों और टहनियों को जोर से टूटने की आवाजें आ रही थी और जंगल के अंदर कोई और नहीं बल्कि जूफेन और यूलिन थे जो कि आगे बढ़ रहे थे। और जहाँ पर यूलिन लाया था उस जगह को इधर उधर देखने के बाद जूफेन बोलता है, कजिन यहाँ आखिर ऐसी कौन सी अजीब बात है, मुझे तो यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। तो यूलिन बहुत गुस्से से सोचता है, आखिर तेरा कजिन कौन है? ये कमीना बस दूसरों की ताकत का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहता है, यही वजह है कि वो लड़की इसकी मीठी मीठी बातों के जाल में फंस गई। लेकिन फिर वो अपने तुरंत फेशियल एक्सप्रेशंस को चेंज करता है और मीठे से आवाज में बोलता है, ब्रदर गू, जब मैं गार्ड्स पर नजर रख रहा था तब मैंने देखा कि वो अकेले ही इस रास्ते से गुजरे थे, और क्योंकि मैं अकेले जाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था इसलिए मैंने आपको यहाँ पर साथ में लाया है। और अगर तुम्हें यहाँ पर गार्ड्स मिलते भी हैं तो तुम ये बोल सकते हो कि तुम यहाँ पर नज़ारा देखने के लिए आए थे। तो जूफेन बोलता है, क्या सच में? लेकिन मुझे तो यहाँ आसपास किसी के होने का निशान तक नहीं दिख रहा है। तो यूलिन बोलता है, आगे देखो, यहाँ जरूर गार्ड्स होने चाहिए, जाओ और देख कर आओ कि वो आखिर कर क्या रहे हैं, ताकि हम अंकल को ये इन्फॉर्मेशन दे और वो हमें मेरिट दे। तो जूफेन बोलता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो सबसे पहले मैं ही आगे चला जाता हूँ। लेकिन यूलिन जूफेन पर पीछे से जानलेवा अटैक करने की कोशिश कर रहा था, जबकि जूफेन को पहले से ही उसके इरादों का पता चल जाता है। लेकिन यूलिन गुस्से और जलन में जूफेन के पीछे से अटैक करने के लिए दौड़ता है और ये देखकर जूफेन अपने मन में सोचता है, ये बेवकूफ़ लड़का बिना कुछ सोचे समझे मुझ पर कहीं हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस पाल्म स्ट्राइक का मैं क्या करूं?
क्या मुझे इससे बचना चाहिए या इसे चुपचाप सहना चाहिए? अगर मैं इससे बचने की कोशिश करता हूँ तो मेरी असली ताकत सबके सामने आ जाएगी और फिर मुझे इस लड़के को मारना होगा। लेकिन अगर मैं बिना हिले इसे झेलता हूँ तब भी मेरी पावर का इसे पता चल जाएगा और फिर मुझे इस लड़के को मारना होगा। और धीरे धीरे यूलिन का अटैक जूफेन के बहुत पास आ जाता है और जूफेन एंड मोमेंट पर सोचता है ये अटैक रेडिएंट स्टेज के कल्टीवेटर की जान तो नहीं ले सकता है और लगता है कि ये मुझे मारने नहीं बल्कि जख्मी करने के इरादे से आया है। और फिर जूफेन यूलिन का अटैक हेड ऑन ले लेता है और उसे डॉज नहीं करता है, जिसके कि इम्पैक्ट से वो जख्मी भी हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। और जब वो ज़मीन पर गिर जाता है तो यूलिन उसे गाली देते हुए बोलता है, डैम बास्टर्ड, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि मेरी कजिन से तुम दूर रहो और ये सिचुएशन तुम अपने ही कारण अपने ऊपर लाए हो। और ये मत सोचना कि सेंगवान क्लैन की कवर में होने की वजह से तुम पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। और यूलिन बस जूफेन पर अपना सारा गुस्सा निकाल रहा था और फिर यूलिन जूफेन से बोलता है, हमें तुम्हारी ज़रूरत है अपने आप को छुपाने के लिए, इसलिए हम तुम्हें मार नहीं सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें चोट भी नहीं पहुंचा सकते हैं। मेरा ये क्रिपलिंग पाल्म अटैक कोई आम टेक्निक नहीं है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये पीछे कोई भी सबूत या निशान नहीं छोड़ता है। मुझे बस तुम्हारे मुख्य प्रेशर पॉइंट्स को दबाना होगा और अब तुम्हारी सारी मेरिडियंस धीरे धीरे सड़ने लगेंगी। और सबसे मज़ेदार बात बताऊं कि क्या है, तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ ये सब क्यों हुआ। सेंगवान क्लैन का हिस्सा होने के बावजूद एक अपाहिज इंसान को मेरी कजिन के पास रहने का कोई हक नहीं होगा। क्या मजाक है। वो इतना बोलता है कि उसको एक मिस्टीरियस सी आवाज़ सुनाई देती है और वो मिस्टीरियस आवाज़ बोलती है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे क्लूज बचे हैं जो कि आज इस घटना तक ले आएंगे। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि सेंगवान फिजियोंग तुम्हारे इस खराब चरित्र को देख लेगा और अपने बेटी को तुम्हारे पास नहीं आने देगा? तो यूलिन अभी भी फ्लो में था और उसे समझ में नहीं आता कि ये कौन बोल रहा है और वो बोलता है, जैसे कि मैंने पहले ही सब सोच लिया है। इस कमीने ने देखा ही नहीं कि उस पर अटैक किसने किया था। मैं बस ये कह दूंगा कि हमें एक पेट्रोल टीम मिली थी और उस लड़ाई के दौरान किसी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। अंकल को इसकी अपाहिज होने की स्थिति पर थोड़ा बहुत शक जरूर होगा, लेकिन वो सोचेंगे कि इसका ताल्लुकात आज की चोट से है। वो कभी भी इसका इल्जाम मुझ पर नहीं डालेंगे क्योंकि वो मुझ पर विश्वास भी करते हैं। लेकिन फिर तभी उसे रियलाइज होता है कि ये आवाज़ किसकी है और वो घबराते हुए बोलता है, कौन? जैसे यूलिन इतना बोलता है कि जूफेन की डिमोनिक एनर्जी बाहर आती है और वो बोलता है हंसते हुए, लड़के, तुम्हारी ये चालाकी, छोटे विचार, लालच और घमंड देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल मेरे डिमोनिक पाथ के अनुरूप हो। क्यों ना तुम सेंगवान क्लैन को छोड़कर मेरे साथ इस बुराई के रास्ते पर चलना शुरू कर दो। और इतना जूफेन के बोलने के साथ ही यूलिन के पीछे डोमेन सोल एक्टिवेट हो जाती है और उसे वो फील कर लेता है और बोलता है, क्या डोमेन सोल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इथेरियल स्टेज में रहकर मुझे जैसे सोल हार्मोनी एक्सपर्ट का मुकाबला कर सकते हो? हा 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 हा, तुम बस सपने ही देखते रह जाओगे। मैं अभी इस एक ही पंज से तुम्हारे इस डोमेन को तोड़कर चकनाचूर कर दूंगा। लेकिन जैसे वो इतना बोलकर जूफेन की डोमेन तोड़ने ही वाला था कि उसके पीछे से ब्लैक मड आती है और उसको जकड़ लेती है और उसको हिलने नहीं देती है। और ये देखकर अब यूलिन भी घबराने लगता है और बोलता है, ये क्या चल रहा है, ये क्या है? तो जूफेन की अब हंसने की आवाज आती है और उसकी औकात दिखाते हुए बोलती है, ये दुनिया तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा विशाल और बड़ी है। और फिर जूफेन यूलिन का उसका औकात दिखाते हुए बोलता है, सभी इथेरियल स्टेज के कल्टीवेटर्स सोल हार्मोनी स्टेज के कल्टीवेटर्स से कमजोर नहीं होते और तुम बहुत ज्यादा घमंडी था। और लड़के, तुम्हारे ये घटिया और नीच तरीके मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिला रहे हैं। वाह, क्या दिन थे वो भी। और फिर जूफेन का डिमोनिक ऑरा आगे बोलता है, मैं एक एक्सेप्शन करते हुए तुम्हें अपने शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ, तो तुम मेरे सामने अब 100 बार अपना सिर झुकाओ और मुझे अपना गुरु स्वीकार करो। और ये क्या ही तो जूफेन का डिमोनिक ऑरा बोल ही रहा था। मुझे तो पढ़ के ही मजा आ गया। और मैं ये एक चीज बता दूं कि यूलिन को ऐसा लगता है कि ये काम किसी और का है, जूफेन का नहीं, क्योंकि जूफेन तो अभी रेडिएंट स्टेज में है और सोल्स तो इथेरियल स्टेज में फॉर्म होती हैं। और ये यूलिन बहुत दिनों से घमंडी बन रहा था और ढेर सारे लोगों को गुस्सा भी दिला रहा था और उन लोगों में से एक लोग मैं भी था। और मैं ये सोच रहा था कि जूफेन इसको कब सबक सिखाएगा
और वो दिन फाइनली अब आ ही चुका है। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी से जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।